जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से, और हालांकि मामला इतना ज़्यादा रिसेंट नहीं है, इस पे सुप्रीम कोर्ट की जो कुछ रूलिंग्स थी या सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देश थे वो 1 साल पहले ही आ गए थे। लेकिन हाल फिलहाल पिछले हफ्ता 10 दिन के अंदर इस पूरे इशू के ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियसली पॉलिटिकल लीडर्स ने अपनी टिप्पणियां दी है। सेलिब्रिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं और सबसे मेजरली इसके अंदर जेनजी का जो प्रोटेस्ट है या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ गए हैं। नाउ ये जो पूरा इशू है ये शुरुआत यूजीसी से होती है, लेकिन इसमें कुछ कारणों से सरकार को ब्लेम किया गया है। इसमें कई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी आना शुरू हो गए हैं और कुछ लोग ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बिकॉज इट इज आने वाले 1-2 सालों के अंदर मे बी शायद यूपी के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इस वजह से इस पूरे यूजीसी वाला जो नए रेगुलेशंस आए हैं उन सभी के अंदर जिस तरह से जाति के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन को और प्रमोट करने की कोशिश की गई है इन तमाम इशुओं के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो जानेंगे इस बारे में कि हाउ यूजीसी इज कनेक्टेड विद यूपी का इलेक्शन, देन हाउ यूजीसी इज कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट intentions, वो सारी बात हम बात करेंगे बट ओनली फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ यहाँ पर अगर आप देखें तो देयर इज अ न्यूज ओवर हियर, स्टूडेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस, राइट? इक्विटी रेगुलेशंस इंटेंसिफाई, पॉलिटिकल लीडर्स रिजाइन इन यूपी। उत्तर प्रदेश के अंदर अब जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, कुछ ऐसे लीडर्स हैं बीजेपी के जो रिजाइन कर रहे हैं बिकॉज यूजीसी के अंदर इस तरह के नए प्रावधान आ गए हैं। नाउ वी ऑल नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अब ये जो एक कमीशन है, ये कमीशन को एक ऐसी अथॉरिटी मिली हुई है सरकार के द्वारा। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि पार्लियामेंट के अंदर एक्ट बना है इसके ऊपर, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। इस बॉडी के पास, इस कमीशन के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी को डेजिग्नेट करेगा कि हम आपको यूनिवर्सिटी मानते हैं, हम आपकी डिग्री को मान्यता देते हैं। अगर कोई भी बच्चे अगर आपकी यूनिवर्सिटी में आके पढ़ते हैं तो उनकी डिग्री को कितनी ज्यादा वैल्यू मिलेगी, वो तमाम तरह की जो अलॉटमेंट है, वो जो डेजिग्नेशन है वो यूजीसी देता है। इस तरह की अथॉरिटी यूजीसी को दी गई है। अब यूजीसी वैसे तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है बट ये डायरेक्टली अंडर कंट्रोल में आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, और मिनिस्ट्री एजुकेशन जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। इसलिए यूजीसी कुछ भी रेगुलेशन लेकर आते हैं, कुछ भी कानून ऐसे प्रावधान लेकर आते हैं, प्रोविजंस लेकर आते हैं, उसमें सीधा सीधा हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ही लिंक हम कनेक्ट करेंगे। और जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा इट इज नॉट द इंडिपेंडेंट बॉडी, ये इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है जुडिशरी की तरह या फिर लेट्स से इलेक्शन कमीशन की तरह। ये डिपेंडेंट है और इस सरकार के प्रावधानों के हिसाब से ही काम करती है। इसलिए ये तमाम तरह का जो गुस्सा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति लोग दिखाना शुरू कर दिए हैं। ओके, नाउ इससे पॉलिटिकल रिपरकशंस भी आना शुरू हो गए हैं। यूजीसी ब्रिंग्स आउट न्यू रूल्स अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि अभी चल रहा था। What are new equity regulations? Now यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा equity, now if you remember from my previous lectures, मैंने आपको कई दफा समझा रखा है कि equality is different from equity, right? Okay, यहाँ पर सबको समान का अधिकार नहीं मिलेगा। इक्वेलिटी का मतलब होता है सबको समान नजर से देखना। इक्विटी का मतलब होता है असमान लोगों को असमान नजर से देखना, राइट? असमानता को असमानता से ही उसका निवारण करना, उसे इक्विटी कहा जाता है। अब इसी आधार पर, क्योंकि देखिए इक्विटी जब हम बात करते हैं इक्विटी की, नाउ जब भी हम बात करते हैं जातिवाद की, कास्ट पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो नाउ वी ऑल नो दैट देयर आर so many layers within the caste system, right? So for example, there are generals, OBC, EWS, okay, then SC, ST. So अब ये कई तरह के लेयर्स हैं, एंड विद इन जनरल्स देयर आर सो मेनी लेयर्स। विद इन SC ST कई तरह की लेयर्स वहां पर भी देखने को मिलती है। OBC, EWS, ये सभी कास्ट के आधार पर जो हमने शेड्यूल बना रखे हैं, इन सभी के बीच में काफी लेयर्स हैं, और एक काफी लेयर्स इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, है ना, इस तरह के आधारों पर हमने इसको बना रखा है। नॉट कल्चरल एज सच, बट हमने इस आधार पे लेयर्स बना रखी हैं, और इन्हीं लेयर्स को सबको इक्वल ट्रीट करने के लिए देयर हैज टू बी इक्विटी। इसलिए ये जो पूरा रेगुलेशन है इसको क्या बोला गया है? न्यू इक्विटी रेगुलेशन। ये टेक्निकल चीज है, इस बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यूजीसी नोटिफाइज रेगुलेशन टू चेक कास्ट बायस इन कैंपसेस। अब क्या होता है कि हमने कई दफा
देखा है यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर। ना सी मैं आपको छोटी सी बातें बताना ये चाह रहा हूं कि जब भी किसी देश का निर्माण होता है, जब भी कोई देश अपने जगह से अगर इंप्रूव करना चाह रहा है, तो वो जो मेजर फोकस है, दैट एंटायर फोकस गोज ऑन द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज लेवल पर, नॉट इवन स्कूल लेवल पर, न ही किसी एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर। पहला फोकस किया जाता है बिकॉज द डेमोग्राफिक डिविडेंड वी हैव दैट इज एंटायरली कमिंग फ्रॉम द, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, ओके, दैट इज एंटायरली कमिंग फ्रॉम कैंपसेस एंड यूनिवर्सिटीज। वहां पे जो बच्चे जिस तरह की पढ़ाई करते हैं, वहां पे बच्चे जिस तरह के इलेक्शंस में इन्वॉल्व है, वही है जो मेन क्रीम बन के निकलते हैं किसी सरकार के लिए, किसी भी देश के लिए। अब अगर वहां पर जातिवाद को तोड़ना है, अगर यहाँ पर वहां पर अगर जातिवाद चल रहा है या उसको मॉनिटर करना, ट्रैक करना है, तो जाहिर सी बात है जो एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो यूजीसी के ऊपर आती है। और हमने कई दफा देखा है, देयर हैड बीन सो मेनी डेटा, जो कि यूजीसी का खुद का डेटा भी कहता है कि देयर हैड बीन एन इंक्रीज ऑफ 118%, 118% की दर से इंक्रीज हुआ है जातिवाद का जो पूरा सिनेरियो चल रहा है। आज के जमाने में भी जातिवाद बढ़ता जा रहा है यूनिवर्सिटीज एंड कैंपसेस के अंदर। जब ऐसे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को बहुत सीरियस नीड लगी थी, इट वाज द नीड ऑफ द आवर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट्स पर्सपेक्टिव, कि हमको तुरंत प्रभाव से इस पर कोई ना कोई कार्रवाई या कोई ना कोई दिशा निर्देश देने की जरूरत है। इसलिए न्यूज में काफी ज्यादा बढ़ा था और इसी के आधार पर चीजें लगने लगी थी। नाउ दैट एज आई टोल्ड यू, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अप बाय 118% इन यूनिवर्सिटीज, यूजीसी डेटा शोज, यूजीसी का खुद का डेटा ये चीज कहता है। व्हाट्स रिटन ओवर हियर, रिपीटेड रिपोर्ट्स ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जाति के आधार पर जितने भी जो रिपोर्ट्स हैं उस पर कैंपसेस के अंदर रिपीटेड तौर पर काफी ज्यादा ऐसे इंसिडेंट्स हमने देखे हैं। स्टूडेंट सुसाइड एंड ड्रॉप आउट केसेस रेज्ड पब्लिक कंसर्न। कुछ बच्चे जातिवाद से प्रताड़ित होकर, उससे परेशान होकर काफी बच्चे सुसाइड भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, ड्रॉप आउट्स भी कर रहे हैं, कॉलेज छोड़ दे रहे हैं, है ना, और यूनिवर्सिटीज में आना बंद कर दिया है, ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ गए हैं, सुसाइड बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी इनकी, जाहिर सी बात है जब ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो जब उन्होंने एक ट्रेंड देखा कि ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 2025 मार्च अप्रैल के बीच में, 2000 लास्ट ईयर की बात मैं कर रहा हूं, मार्च अप्रैल के महीने के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट दिया था कि आपको, यूजीसी को निर्देश दिया था कि आपको इस पर कड़े प्रावधान लाने की जरूरत है। ऑलराइट, और न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्ट्रेसेस इक्विटी एंड इंक्लूजन इन एजुकेशन। वी ऑल नो कि व्हाट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कई बार लोग इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कंफ्यूज करते हैं, प्लीज वो मत कीजिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर भी इक्विटी के आधार पर काफी ज्यादा बातें की गई थी, बिकॉज सी इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स नेशन, नॉट ओनली इन द फॉर्म्स ऑफ कास्ट, रेस, क्रीड, नो, नॉट ओनली इन दैट वे, विद इन कास्ट देयर आर सो मेनी लेयर्स एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। नाउ जब इस तरह, अब देखिए मुझे अच्छे से बहुत अच्छे याद है, आई वॉज इन कॉलेज, सो 2016 के अंदर रोहित वेमुला, दिस वाज द गाय, और ये हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, राइट, फ्रॉम हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर ही वॉज द पीएचडी स्कॉलर, वो वहां पे अपनी रिसर्च के लिए पीएचडी स्कॉलर ही वॉज देयर, एंड इनके साथ ही कमिटेड सुसाइड। ये किसी ये अपने हॉस्टल रूम के अंदर इनकी जो बॉडी मिली थी, डेड बॉडी मिली थी, और साथ में मिला था एक नोट। उस नोट पर इन्होंने एक ही चीज लिखी थी, और काफी बातों के साथ एक चीज पर काफी ज्यादा एम्फसाइज इन्होंने करा था कि मेरे सुसाइड का कारण मेरा जन्म है, क्योंकि द मोमेंट आई टुक बर्थ, जैसे ही मेरा जन्म हुआ, वो सबसे बड़ा एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ था, क्योंकि जैसे ही मेरा जन्म हुआ मेरे ऊपर एक ठप्पा लगा दिया गया मेरी जाति का। हालांकि इस पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, उसके बाद कई तरह की थ्योरीज निकल कर थी, बट नेवरदलेस ये जो रोहित वेमुला जी है, इनका he got died after some time. There was one more case, है ना, इनका नाम था आई थिंक पलक तड़वी, राइट, इनका नाम पलक तड़वी नाम था, और इन्होंने भी सुसाइड कमिट किया था, और इनके नोट के अंदर भी यही देखने को मिला था, द रीजंस फॉर द सुसाइड वर प्राइमरीली डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अब ये तो कुछ एक दो ऐसे इंसिडेंट्स है जो हमने काफी पॉपुलैरिटी में देख लिए, बट देयर हैड बीन ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इंसिडेंट्स जो कि हमने देखने को मिले थे, और उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डायरेक्ट एक्शन लेने की डिसीजन किया था। नाउ सी, बिफोर वी प्रोसीड इन दिस क्लास, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन वन थिंग। जब भी जातिवाद के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जब भी कास्ट को लेकर किसी भी तरह की प्रताड़ना की जाती है, तो वो कभी डायरेक्टली नहीं होती है, राइट। कोई आपको सीधा आके मुंह पर नहीं बोलेगा कि आप निचली जाति के हैं, राइट। उसके आधार पर ऐसा जातिवाद नहीं होता, बिकॉज वी ऑल नो कि इट इज लीगली ये ज्यादा अप्रूव नहीं है, और इसके लिए आपको कड़ी सजा हो सकती है। लेकिन बहुत ही सटल तरीके से, बहुत ही
स्मार्ट तरीके से कई बार लोग अनजाने में कह लीजिए या फिर बहुत ही इनडायरेक्टली आपको जातिवाद का जो लेबल है, जो टैगिंग है, उससे आपको ट्रोल कर सकते हैं, आपको बुली कर सकते हैं, आपको छेड़ सकते हैं, राइट। और ऐसी ही कुछ बातें जो मैंने इस टेबल में लिखी है ना, क्लासरूम्स के अंदर भी देयर हैड बीन इंग्लिश फ्लुएंसी। कई बार क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन का आधार कई तरह के होते हैं, जहां पे आप जिस तरह की भाषा बोलते हो, जब आप कोई भाषा बोलते हो तो उसके अंदर आपका खुद का एक एक्सेंट होता है, बोलने का लहजा होता है, तरीका होता है, उस लहजे के आधार पर भी आपसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, कैजुअल रिमार्क कर दिए जाते हैं, डिजर्विंगनेस। ना फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा कोटा के थ्रू या फिर SC ST OBC EWS कोटा के थ्रू अगर सिलेक्शन लेता है तो उसके बाद एक टैगिंग उस पर यही आता है कि अगर आपके पास कोटा नहीं होता तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता ही नहीं। तो हालांकि रिजर्वेशन देने का जो प्राइमरी कारण वो ये था कि आप डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करें, बट इनएडवर्टेंटली, न चाहकर भी, जाने अनजाने में ये जो भेदभाव, ये जो फर्क है, ये बढ़ता जा रहा है। द गैप इज एंटायरली इंक्रीजिंग एंड द ब्रिज बिटवीन दीज कास्ट एंड कम्युनिटीज इज नॉट बीइंग रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द। तो ये बहुत बड़ी आयरनी है, ये एक विशेष साइकिल है कि जिस वजह से, जिस आधार पर आपने रिजर्वेशन दिया, वो अपने आप में सबसे मूल कारण बन गए रिजर्वेशन को या फिर जाति प्रताड़ना को बढ़ाने में, राइट। नाउ ग्रुपिंग ऑफ सरनेम्स की बात की जाती है। नाउ हिडन कास्ट मार्क्स, कई बार क्या होता है कि आपसे नाम पूछा जाता है, ये आपने देखा भी होगा, आपके रोजमर्रा के लाइफ में भी होता है, जब आपसे कोई नाम पूछता है और आप नाम बताते हैं कि चलो मेरा नाम खुशवंत है ना, वो इंसान दोबारा पूछता है कि बेटा पूरा नाम क्या है। पूरा नाम जानने से मतलब ये है कि ही वांट्स टू, वो आइडिया लेना चाहते हैं कि आप बेसिकली कौन सी जात से बिलोंग करते हैं, आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, या फिर आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सो कई बार आपके साथ हुआ होगा, आपका नाम पूछते हैं, फिर आपसे दोबारा पूछा जाता है कि आपका पूरा नाम क्या है बेटा, राइट। स्पेशली इन विलेज एरियाज, इन रूरल एरियाज, इस तरह की चीजें यहाँ पे होती है। स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत ही सटल तरीके से एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कॉलेज का, किसी यूनिवर्सिटी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर अगर पर्टिकुलर कास्ट से है तो यू माइट सी कि देयर आर सो मेनी एम्प्लॉयज फ्रॉम द सेम कास्ट। और ये चीज आपने सरकार के अंदर भी देखी है, ब्यूरोक्रेसी में भी देखी है, एंड अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज्यादा आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखने को मिलता है। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी पर्टिनेंट रीजंस कि बहुत ही सटल तरीके से जाति का डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलता है, राइट। सो कोडेड एक्सक्लूजन, कोडेड मतलब इट इज नॉट डायरेक्ट, है ना, काफी इनडायरेक्ट तरीके से आपको इसमें मार्क किया जाता है, टैग किया जाता है। चलिए, ऑल राइट। नाउ व्हाट इज यूजीसी, ये आपको मैंने पहले बताया था, यूजीसी ग्रांट्स कमीशन है, ये इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूट अंडर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं। विद टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट ऑफ प्रोवाइडिंग फंड्स, किसी भी यूनिवर्सिटी को फंड देने का काम ये करता है, ठीक है। गाइडेंस, अगर मान लीजिए कि जैसे भी रेगुलेशंस आए और अगर कोई यूनिवर्सिटी इस तरह के रेगुलेशंस को अप्लाई नहीं कर पाती तो उस पर किस तरह के पनिशमेंट्स होगी, पेनल्टीज होगी, वो यूजीसी ही तय करेगा। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट या कोई टीचर अगर इस तरह के रूल्स का उल्लंघन करता है तो उसको किस तरह का पनिशमेंट मिलेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द यूजीसी और कमीशन, राइट। देन यूजीसी नोटिफाइड कॉन्टेक्स्ट एंड सिग्निफिकेंस, यूजीसी नोटिफाइड एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन 2026। अच्छा, इससे पहले ये 2012 में आया था, ओके, 2012 में भी आया था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना। 2012 में जो रेगुलेशन आए थे वो कंपलसरी नहीं थे, राइट, वो एडवाइजरी थे, वो सजेस्टिव इन नेचर थे कि आपको ऐसा करना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो बेहतर होगा, वो एडवाइजरी नेचर के थे। बट 2026 में जो प्रावधान आए हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है अगर आप कोई भी चीज को अपडेट कर रहे हैं उसका कारण एक ही हो सकता है कि जो पुराने प्रावधान थे मे भी शायद वो इतने ज्यादा कारगर नहीं होंगे। तो ये बात सत्य है कि भारत के अंदर आज भी अर्बन एरियाज में, बड़े बड़े शहरों में, जेएनयू कह लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी कह लीजिए, बड़ी बड़ी बैंगलोर यूनिवर्सिटी, कहीं पर भी, मुंबई यूनिवर्सिटी, कहीं भी चले जाएंगे तो जातिवाद हर लेवल पर बहुत ही प्रैक्टिकल सेंस में एग्जिस्ट करता है। एंड फ्रॉम द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव आल्सो, फ्रॉम द टीचर्स पर्सपेक्टिव आल्सो, एंड आल्सो फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव, जहां पे जो कर्मचारी जो लोग होते हैं, है ना, जो क्लर्क लेवल के भी, जो ग्रेड 4 के जो सबऑर्डिनेट लेवल के जो काम होते हैं, वहां पर भी वो कई तरह के जातिवाद देखने को मिलेगा, राइट। चलिए, so it's a harsh reality that we all know, not only on the basis of data but on the basis of our practical social reality. Education is now treated as a regulated social space. ये बहुत ही regulated social space की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं एजुकेशन को, बिकॉज एजुकेशन ही है ये जो एजुकेशन जो पूरा डायनामिक्स है, इसके आधार पर हम कई बार जातिवाद को समझने के लिए और इसके अंदर लेयर्स हम ढूंढ लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है, ट्विटर पर आपने देखा होगा, शेम ऑन यूजीसी, और एक ट्रेंड और चल रहा है, रोल बैक।
राइट रोल बैक भी चल रहा है, बिकॉज जो रेगुलेशन आए हैं यूजीसी की तरफ से, तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इस रिटेलिएशन में कर रहे हैं कि आप इस तरह के रेगुलेशन वापस से रोल बैक कर लीजिए, वापस से खत्म कर दीजिए। एंड शेम ऑन यूजीसी कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरह का रेगुलेशन लाए जो कि एक तरफा है। अब क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा एक बार तो चलो कह रहा हूं कि जातिवाद रियलिटी है, लेकिन कुछ कारण तो होंगे जिनकी वजह से इनको जो स्वर्ण है, जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, उनको काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटेड फील हो रहा है। कई बार क्या होता है कि हम किसी डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए नए तरह का डिस्क्रिमिनेशन को इंस्टॉल कर देते हैं। ये उसी तरह की बात है कि अगर आपको दुनिया में शांति चाहिए, अगर आपको दुनिया में शांति चाहिए, तो शांति को मेंटेन करने के लिए आप और ज्यादा डिफेंस आर्म्स, है ना, डिफेंस के जो मिसाइल्स हैं, बॉम्ब्स हैं, टैंक्स है, वो और ज्यादा खरीदने लग जाते हो ताकि दुनिया के अंदर पीस बना रहे। ये बहुत ही आयरनी और काफी ज्यादा अपने आप में बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी एनालिसिस है कि आप जितने, आपके पास जितने ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब होंगे, हर देश के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब होंगे तो वहां पे और ज्यादा शांति रहेगी, डेटरेंस की तरह। तो वही चीज यहाँ पे हमको कई बार देखने को मिलती है कि अगर आपको जातिवाद खत्म करना है तो आप और ज्यादा इसके अंदर रिजर्वेशन लेकर आ जाते हो, या फिर एक डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह के इक्विटी के आधार पर के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन ले आते हो, तो मे भी शायद सोसाइटी के अंदर कमी हो। लेकिन उसका अगेन बैकफायर वो करता है, क्योंकि हर कानून अपनी जगह कई बार सही होता है और अपनी ही जगह कई बार गलत होता है। हर कानून पूरी तरह से सही हो ये जरूरी नहीं है, और पूरी तरह से गलत हो ऐसा होता नहीं है। राइट नाउ व्हाट वेंट रॉन्ग विथ 2012 गाइडलाइंस। कुछ गाइडलाइंस में कुछ तो कमती थी, राइट। रूल्स वर एडवाइजरी, दीज वर नॉट मैंडेटरी, देयर वाज नो पेनल्टीज। अब इसमें पेनल्टीज कंपल्सरी कर दी गई है और ये एडवाइजरी नहीं है। नाउ इट हैज बिकम मैंडेटरी। 2026 की मैं बात कर रहा हूं, राइट। इंस्टीट्यूशन फेज नो मॉनिटरिंग और ऑडिट्स, कोई मॉनिटरिंग पहले नहीं हुआ करती थी। बर्डन ऑफ प्रूफ ले मोस्टली ऑन द विक्टिम, जो विक्टिम था उस पर प्रूफ का बर्डन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पलक ताड़वी की, और अगर मैं यहाँ पे पायल ताड़वी की अगर मैं बात करूं, नॉट पलक, पायल ताड़वी की बात करूं, या फिर रोहित वेमुला जी की बात करूं, तो अगर आपके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो आपको प्रूफ करना है कि मेरे साथ जाति को लेके जातिवाद मेरे साथ हुआ है, आप विक्टिम को प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन अब ये शिफ्ट कर दिया गया है कि अगर मान लीजिए अगर मैं किसी को ब्लेम करता हूं कि इन्होंने मेरे साथ जातिवाद किया, तो आपने जिसको ब्लेम किया है अब उसके ऊपर ओनस आ चुका है कि उसको प्रूफ करने कि मैंने जातिवाद नहीं किया गया। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड ओवर हियर। अगर कोई इंसान मुझ पर आरोप लगाता है कि लेट्स, अगर मैं आरोप लगाता हूं कि मेरे साथ जातिवाद हुआ है, तो ये मेरा ओनस है, ये मेरी जिम्मेदारी कि मुझे प्रूफ करना है कि मेरे साथ जातिवाद हुआ है। ये था रूल पहले। अब क्या आ गया है, अगर मैं किसी पर आरोप लगाता हूं कि मेरे साथ जातिवाद हुआ है, तो जिस पर मैंने आरोप लगाया है उसकी जिम्मेदारी बन गई है कि उसने मेरे साथ जातिवाद किया है। इस तरह का जो शिफ्ट ऑफ जो पैराडाइम हुआ है वो इसमें देखा गया है, और ये अगेन कंट्रोवर्शियल हो गया है। पहले वाला भी कंट्रोवर्शियल था फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव, एंड दिस वन इज आल्सो लुकिंग एट द कंट्रोवर्शियल फ्रॉम द अनदर पर्सपेक्टिव, राइट। यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी वाज प्रायोरिटाइज्ड ओवर अकाउंटेबिलिटी, करेक्ट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। अब ये छोटा सा डेटा है जहां पे दिखाया जाता है कि किस तरह से साल के आधार पर, जैसे जैसे साल आगे बढ़ते जा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन के जो आधार है, डिस्क्रिमिनेशन का जो डेटा है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। देयर इज वन मोर बुक, ओके, एक किताब भी लिखी गई है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है, ऑलरेडी ये एग्जिस्टिंग है, मे बी शायद हम इतने वक्त तक इसको इतना ध्यान से नहीं देखते थे, बट इट इज अ रियलिटी एंड दैट इज व्हाई देयर आर सो मेनी बुक्स रिटन ऑन दिस पर्टिकुलर इश्यू। व्हाट इज द नेचर ऑफ 2026 रेगुलेशंस? लीगली एनफोर्सेबल है, राइट, ये मैंडेटरी हो गया है, लीगली एनफोर्सेबल हो गया है। जस्ट अ सेकंड, ओके, लीगली एनफोर्सेबल हो गया है। एप्लीकेशन टू सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट एंड डीम टू बी यूनिवर्सिटी, सभी के ऊपर लागू किया जाता है। अब कई बार आपके प्रीलिम्स में इस तरह का सवाल आ सकता है कि 3 में से 4, 4 में से 2, इस तरह के सवाल आएंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये थ्रू आउट लेवल पर इसको अप्लाई किया गया है। बट देयर इज वन कैच कि जितनी भी IITs हैं इसमें एक्सक्लूड किया गया है IITs एंड IIM को। ओके, अब ये क्यों है, क्या है, इसका अभी तक कोई फॉर्मल जस्टिफिकेशन, ऑफिशियल जस्टिफिकेशन यूजीसी की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से नहीं आया है। बट एज ऑफ नाउ द रियलिटी इज दैट कि सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट एंड डीम टू बी यूनिवर्सिटीज, इन सभी के ऊपर ये लागू किया गया है। यूजीसी हैज द डायरेक्ट पावर इंश्योरिंग कंप्लायंस, ठीक है, यूजीसी डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होगा अगर इस पर तरीके से काम नहीं हुआ हो तो, राइट। नाउ कोर ऑब्जेक्टिव क्या था? जाहिर सी बात है, एज वी ऑल नो, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने का ही तो कोर ऑब्जेक्टिव होगा, यही तो मुद्दा होगा, कारण ये होगा कि हमको डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है, जातिवाद खत्म करना है स्टूडेंट लेवल पर, टीचर्स हर तरह के स्तर पर, राइट। प्रमोट डिग्निटी, इंक्लूजन, राइट, सेंटर क्रिएट
परमानेंट इक्विटी मैकेनिज्म ऑन कैंपसेस में हमको इक्विटी लेकर आनी है, रिड्यूस लिटिगेशन एंड क्राइसिस ड्रिवन रिस्पॉन्स, इस तरह के केस ज्यादा न बढ़े इसलिए उसका निवारण करने के लिए इस तरह की बात की गई, यहाँ पे की गई है। स्टूडेंट के आधार पर होगा, टीचर्स भी इसमें आते हैं, मैनेजमेंट भी आता है एंड नॉन टीचिंग स्टाफ भी आता है, जो कि मैंने आपको बोला ग्रेड 4 में भी आता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, व्हाई ग्रेड 4 कंसिडरिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि पीपल बिकम प्रोफेसर, है ना, प्रोफेसर बन जाते हैं, इसमें प्रोफेसर बन जाते हैं, दे आर इन द ना टीचिंग में आ जाते हैं, बट मे बी शायद दे आर फ्रॉम द SC शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं, लेकिन जो क्लर्क जो ग्रेड 4 का जो आदमी काम कर रहा है मे बी ही इज फ्रॉम द अपर कास्ट। तो कई बार क्या होता है कि बोलचाल की भाषा में डेली बिहेवियर के अंदर वो इस तरह का ताना दे देते हैं कि मैं इसकी सेवा कर रहा हूं, जो कि बिल्कुल लोअर कास्ट से आता है, हमारे गांव में तो ऐसे लोगों को पानी तक नहीं पिलाते। इस तरह के कई बार ताने सुनने को मिलते हैं, कई बार वर्क प्लेसेस में इस तरह के तानाबाजी होती है, इस तरह के ट्रोलिंग, इस तरह के एम्बैरेसिंग सिचुएशंस क्रिएट की जाती है, इसलिए इसके अंदर इस बार सभी को इंक्लूड किया गया है, नॉट ओनली टीचर्स एंड नॉट ओनली स्टूडेंट्स अदर देन दोज ऑल्सो। नाउ बिगेस्ट चेंज इंक्लूजन ओबीसी में क्या हो गया। अब सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, सबसे बड़ा जो इश्यू का पॉइंट है इस पूरे लेक्चर का, दैट इज इंक्लूजन ऑफ ओबीसी। SC ST अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज उनके साथ सच में प्रताड़ना बहुत ज्यादा होती है, बट ओबीसी लेयर, दिस एंटायर लेयर इन इटसेल्फ इज वेरी कंट्रोवर्शियल। व्हाई? बिकॉज ओबीसी को लेके इसमें क्रीमी है, नॉन क्रीमी है, नंबर 1। अब इसको रखने का जो आधार है, इकोनॉमिक आधार है, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। तो ओबीसी को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। नाउ इसमें क्या हुआ है बेसिकली कि जनरल वर्सेस कर दिया गया है ओबीसी, SC ST। नाउ टेल मी वन थिंग, डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ जनरल से SC ST नहीं होता है, ऑन प्रैक्टिकल लेवल ओबीसी से SC ST का भी होता है, लेकिन इनके बीच में किसी तरह का विवाद है ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं। प्रोविजन की बात क्या कर रहा है कि अब जनरल से SC ST का ही डिस्क्रिमिनेशन होगा और यही विक्टिम होगा, ऐसा प्रिज्यूम किया गया है, ऐसा उसको ड्राफ्ट को या उस रेगुलेशन को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है, राइट। ओबीसी भी SC ST से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इट इज वेरी मच एविडेंट। कई तरह के जो क्षत्रिय होते हैं, देयर आर सर्टेन लेयर्स ऑफ, है ना, क्षत्रियस एंड राजपूत, दे कम्स अंडर ओबीसी, राइट। नॉन क्रीमी भी, क्रीमी, नॉन क्रीमी, नाउ देयर इज अ बिट ऑफ अ कंफ्यूजन, इजंट इट? बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और इसी कंफ्यूजन को क्लेरिफाई नहीं किया गया है, बस ओबीसी को इसमें लेकर आ गया है। नाउ व्हाट अबाउट EWS, है ना, उसको कहां लेके जाएंगे? अगेन दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। नाउ हम सभी को पता है कि ओबीसी जो कैटेगरी है या फिर ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है, इसका कितना ज्यादा मिसयूज हुआ है। कई बार लोग फर्जीवाड़े के अंदर ओबीसी का सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं, ईडब्ल्यूएस का लेके आ जाते हैं, बट दे बिलोंग फ्रॉम द हायर कास्ट। तो इसके आधार पर तो कोई बात नहीं की गई है रेगुलेशन के अंदर, इसलिए ये ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है, पहली बात, राइट। तो दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक ओवर हियर। नाउ दूसरी बात यह है कि जब भी हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की, तो डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के आधार पर नहीं होता है। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर साउथ इंडियंस के जो स्टूडेंट हैं, साउथ इंडियंस फ्रॉम द साउदर्न रीजन ऑफ इंडिया, अगर वहां से कुछ बच्चे अगर पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट के कुछ लोग पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं, तो क्या उनके साथ भेदभाव नहीं होता? इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्रेरी आई वुड से दिस थिंग ऑल्सो कि नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ इंडियन जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो पढ़ने के लिए बैंगलोर जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, या फिर अदर जो साउदर्न स्टेट्स के यूनिवर्सिटी वहां जाते हैं, उनके साथ भी भेदभाव होता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट बट ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट। तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्या उस डिस्क्रिमिनेशन को हम कमतर करके आंकेंगे? क्या जातिवाद का जो डिस्क्रिमिनेशन है, क्या यही जरूरी है? नाउ दिस इज डेफिनेटली इट इज अ मेजर पॉइंट जिस पर हमको फोकस करना है, बट डिस्क्रिमिनेशन का आधार सिर्फ कास्ट नहीं होता है। दैट्स वेयर द जो कंट्रोवर्सी अराइजेस, बिकॉज आपने एक तो इसमें ओबीसी लेकर आ गए हो। ओबीसी अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल है, काफी कंफ्यूजिंग लेयर है कि क्रीमी कौन है, नॉन क्रीमी कौन है। ऊपर से फर्जीवाड़ा इतना होता है ओबीसी के अंदर, ईडब्ल्यूएस के अंदर होता है, कई बार कई फ्रॉड केसेस इसमें चलते हैं, राइट। तो वो क्लियर डिस्टिंक्शन यहां पे नहीं बन पा रहा है। दूसरी बात, अगर कोई सदर्न इंडिया का आदमी नॉर्थ इंडिया में आके पढ़ाई करता है, तो अब वो कास्ट के आधार पर, मे बी ही इज फ्रॉम द अपर कास्ट, लेकिन अभी भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। मे बी ही इज नॉट फ्रॉम द लोअर कास्ट, अभी भी उसका डिस्क्रिमिनेशन होगा। व्हाई? बिकॉज बेस्ड ऑन द कल्चर, लैंग्वेज, रीजन, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो ये सबसे बड़ा इशू बन गया है, ओबीसी आर नॉट फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड अंडर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। पहले ये नहीं था, ओबीसी को
कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के पायदान पर पहले नहीं देखा जाता था, बिकॉज इट इज एंटायरली बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम द सोशल पर्सपेक्टिव। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओबीसी कैटेगरी को बनाने का जो आधार है दैट इज ऑन द इकोनॉमिक लेवल रादर देन फ्रॉम द सोशल पर्सपेक्टिव। ये इशू यहां पर ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है। दिस चेंज लाइज एट द सेंटर ऑफ द कंट्रोवर्सी, राइट? दिस इज द मेन इशू। व्हाई ओबीसी इंक्लूजन इज सेंसिटिव, uniformly disadvantage, is often subtle and non-ritual in nature. It is non-ritual in nature, right? How do we address the complicated claim of backwardness of various politically powerful caste? Right? OBCs जो होते हैं, now in sociology there is one term called dominant caste. Okay, now there are so many castes टेक्निकली बिलोंग फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी बट दे आर डोमिनेंट इन द पर्टिकुलर रीजन। वो अपने लेवल पर काफी डोमिनेंट होते हैं। मे बी आप उनको ओबीसी बोल लीजिए, बट उनके साथ कभी प्रताड़ना नहीं हुई है, जातिवाद से उनको ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, जातिवाद उनके साथ हुआ नहीं है, बट मैनी इंसिडेंसेस दे आर ऐसा कंसिडर करते हैं कि मे बी शायद उनकी तरफ से जातिवाद हुआ हो। तो अब ये कंट्रोवर्सी कौन सॉल्व करेगा? नाउ दिस इज अगेन अ ह्यूज अनदर एलिफेंट इन द रूम। एक्सप्लेन मीनिंग्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दूसरी बात ये है कि जो डिस्क्रिमिनेशन का जो मेन मतलब है, जो डेफिनेशन है, वो अभी भी क्लियर नहीं है। 2012 में नहीं थी, बट स्टिल दैट वाज नॉट अ मैंडेटरी। वो सजेस्टिव लेवल पर ही वो रेगुलेशंस थे। इस बार कंपलसरी कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअल में बोलेंगे किसको, राइट? बिकॉज भेदभाव होना इज अ वेरी सब्जेक्टिव नेचर। ये बहुत ही सब्जेक्टिव तरीके से है। ओके कई बार आप किसी को हंसी मजाक में भी जातिवाद के स्लर कह देते हैं और वो हंसी मजाक में ले लेता है और काफी चिल रहता है, उसको इसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है। बट कई बार आप उसको बहुत मजाक में कहते हैं लेकिन अगला उसको सीरियस ले लेता है। तो डिस्क्रिमिनेशन का जो आधार है उसको आपने रखा क्या है? व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? अगेन दैट इज द अनदर कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू ओवर हियर। ओके इनडायरेक्ट इंपैक्ट। कई बार आपने कोई गाना बजा दिया, उस गाने के अंदर भी कई बार जातिवाद, जाति को लेकर स्लर्स होते हैं, वो कई बार लोग बहुत ज्यादा माइंड कर जाते हैं, कई बार उनको हल्के में ले लेते हैं। तो दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। स्ट्रक्चरल अनफेयरनेस भी बहुत ज्यादा होती है। कई बार आप इंटरव्यू देने जाते हैं और अगर मान लीजिए यू बिलोंग फ्रॉम पर्टिकुलर कास्ट, तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने की ज्यादा संभावना है। मे बी शायद आपने अच्छा परफॉर्म ही नहीं करा, मे बी यू डिड नॉट डू वेल इन द इंटरव्यू, बट स्टिल यू विल फील डिस्क्रिमिनेटेड। व्हाई? बिकॉज आपने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, बट आपकी कास्ट अलग थी, तो यू फील लिटिल कंफ्यूज्ड कि यार मेरे साथ जातिवाद के आधार पर सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। दैट इज द इशू। द पॉइंट इज कि वहां पर आप क्लियर लाइन डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ या नहीं हुआ। वो जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो अभी तक क्लियर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये सोशल रियलिटी ही ऐसी नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव। ऑलराइट, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएटेड, राइट? अब यहां पर कुछ ऐसे प्रावधान बनाए, इस प्रावधान में से कुछ बातें लिखी गई, जैसे इक्विटी कमीशन बनाया गया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर है ये। Okay, equal opportunity center है। It has been made mandatory entirely from in all the universities. Equity committee, right, established in every institution, कि जहां पर भी अगर ऐसा कुछ होगा तो वहां पे शिकायत करने के लिए जगह है, पेनल्टीज देने के लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस के सेंटर्स बने हैं कि पेनल्टीज किसको मिलेगी, कितनी मिलेगी, वो सारी बातें इसमें की गई है। इक्विटी स्क्वाड बनाया गया है, इंट्रोड्यूस्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड अवेयरनेस। मॉनिटरिंग करने के लिए बेसिकली यहाँ पे इक्विटी पुलिसिंग होगी यहाँ पर। ओके अगर आप पर किसी ने ब्लेम कर दिया कि इस पर्टिकुलर इंसान ने मेरे साथ जातिवाद करा है, तो ओनस आपके ऊपर है कि आपने नहीं करा है। अभी किसको प्रूफ करना है? आपको इक्विटी स्क्वाड को आपको प्रूफ करना है। 24/7 हेल्पलाइन फॉर ग्रीवियंस एंड रिपोर्टिंग। अपनी शिकायत दर्ज दायर करने के लिए 24/7 आपके हेल्पलाइन मिलेगी, बट ओनली फॉर टू दी ओबीसी, SC, ST। ओके नाउ ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी कि यहाँ पे आपने जनरल को अज्यूम कर लिया है। आपने पहले ये मान लिया है कि इस तरह के एक्ट्स के अंदर हमेशा जनरल वाला ही गलती करेगा, ये आपने मान लिया है। और कोई भी लॉ, कोई भी कानून मानने के आधार पर नहीं बनना चाहिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का, अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि उस घर में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा होता है, तो आपके मन में पहले से धारणा क्या बने कि हाँ कि उस घर में एक पुरुष है, वो महिला को बहुत मारता होगा। मैंने ये कब कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस में वो पुरुष ही मारता है? नाउ दिस इज द प्रिजम्पशन। मैंने जैसे डोमेस्टिक वायलेंस बोला, आपके दिमाग में क्या आया कि पुरुष ही मारता होगा, बट रियलिटी कुड बी द अदर वे अराउंड, इजंट इट? क्या पता महिला भी उस पुरुष का शोषण करती हो, क्या महिला भी उस पुरुष को फिजिकली उसको हार्म करती, उसको थ्रेट करती हो? दिस इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल। बट ये अपना प्रिजम्पशन है, ये हमने सोच रखी है, मेरी धारणा है कि डोमेस्टिक वायलेंस में मेल ही तो सबऑर्डिनेट करेगा ना। इस धारणा के आधार पर अगर आप कोई रूल्स रेगुलेशन लेकर आते हैं तो जाहिर सी बात है इसका मिसयूज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगेन
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज दैट कि जातिवाद यूनिवर्सिटीज कैंपसेस में प्रैक्टिकल है, काफी ज्यादा एविडेंट है, लेकिन जो अजम्पशन क्रिएट कर लिए गए उसके आधार पे अपने कानून लेकर आ गए हैं, एंड विदाउट एनी मैकेनिज्म टू डिफेंड देमसेल्व्स। जनरल कैटेगरी का कोई इंसान अगर खुद को डिफेंड भी नहीं कर पा रहा है तो वो दैट बिकम्स ड्रैकोनियन, राइट। 2012 वाला मैंडेटरी नहीं था, दिस हैज बिकम लीगली बाइंडिंग, दैट इज व्हाई इट इज वेरी कंट्रोवर्शियल। फैकल्टीज आर अनईज। फैकल्टीज के अंदर सबसे बड़ा जो दिक्कत का इशू है वो क्या बता रहे हैं, वो जाहिर सी बात है झूठे मामलों के अंदर फंसाने की आशंका इसमें बढ़ गई है, बहुत ही रैम्पेंट तरीके से बढ़ गई है। स्वर्ण समाज समन्वय समिति, ये जो S4 का गठन हुआ है, S4 का गठन क्या है, जिसमें करनी सेना है, कई तरह के जो कायस्थ कम्युनिटीज हैं, कम्युनिटीज फ्रॉम ब्राह्मण, स्वर्ण, राइट, जनरल कैटेगरी के, इन लोगों ने अपने एक कमेटी बनाई है और वो समिति इसका गठन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गए हैं, दोबारा से वहां पर केसेस फाइल करे हैं और दोबारा बताया कि इस कानून को वापस लिया जाए। इस तरह की सारी बातें इसमें हो गई है, सामाजिक तनाव की चिंता बढ़ गई है। अब देखिए जाहिर सी बात है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, यूनिवर्सिटीज और कैंपसेस के अंदर दीज आर दी हब्स ऑफ व्हाट, इलेक्शंस भी होते हैं, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस होते हैं। अब इलेक्शन के चलते कई बच्चों के अंदर किसी भी नॉर्मल सी बात को लेके मुठभेड़ हो सकती है, किसी भी नॉर्मल सी बात को लेके उनके बीच में लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, ये भी होता है। अब क्या इस चीज को आप इतना जनरलाइज कर दोगे तो क्या इसका मिसयूज नहीं होगा? इसके मिसयूज होने की संभावना बढ़ गई है इलेक्शंस के आधार पर। और कई तरह कंपटीशन होते हैं यूनिवर्सिटीज में, इंसान अपने एक्सपोजर के लिए जाता है, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए जाता है, और वो पर्सनालिटी डेवलप तभी होती है जब उसको एक्सपोजर मिलता है, जब वो कंपटीशन में जाता है। और पढ़ाई नहीं, खेल कूद के अंदर भी, इलेक्शंस के अंदर भी कई तरह कॉम्पिटिशन होते हैं। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है किसी ना किसी लेवल का झगड़ा होता है। 18, 19, 20 साल के बच्चे होते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर, अब इनके बीच में अगर झगड़ा हो गया और अगर ऐसा मिसयूज होने लग गया तो उसके बाद तो जाहिर सी बात है कि इट हैज बिकम अ वेरी ड्रैकोनियन, बिकॉज यहां पर किसी विक्टिम के पास खुद को डिफेंड करने के लिए, खुद को बचाने के लिए कोई दूसरा प्रावधान नहीं है। अब यही प्लीज, अभी ये हाल ही की बात है, आई थिंक ये देखिए आज ही का आर्टिकल मैंने देखा था, इनफैक्ट जब मैंने क्या था आधा घंटा पहले ही अपलोड हुआ था आर्टिकल। प्लीज इन सुप्रीम कोर्ट चैलेंजेस डेफिनेशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन 2026 यूजीसी रेगुलेशन। जो डेफिनेशन है, राइट, डिस्क्रिमिनेशन की जो परिभाषा है उस पर बात की गई कि आप किसी डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन कैसे करेंगे। ओके, एक संभावना और बनती है, अगर इसी तरह के कानून आने लग गए तो कहीं ये हालत ऐसी नहीं हो जाए जैसे जेएनयू के अंदर आपने कई दीवारों के अंदर इस तरह की न्यूज आ गई थी जहां पे लिखा गया था ब्राह्मण्स लीव द कैंपस। ब्राह्मण्स के लिए ऐसे खुले आम तौर पर इस तरह के स्लोगन्स लिखे गए थे जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि आई थिंक इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज काउंट की जाती है फ्रॉम द एकेडमिक पर्सपेक्टिव आल्सो, राइट, फ्रॉम द करियर पर्सपेक्टिव आल्सो। जब जेएनयू जैसी जगह पर अगर इस तरह के स्लोगन्स किए जा सकते हैं कि ब्राह्मण्स लीव द कैंपस, तो क्या हम जनरल्स को पूरी तरह से अंधेरे में धकेल रहे हैं? क्या हम उनके सच में प्रोटेक्शन कर रहे हैं? क्या ये जो रेगुलेशंस आए हैं ये पूरी तरह से उन पर बैकफायर नहीं कर जाएगा? राइट, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। क्या लिखा है यहाँ पे, ब्राह्मण, राइट, ब्रह्मो बनियाज वी आर कमिंग फॉर यू। ओपन थ्रेट मिल रहा है, ओपन थ्रेट मिल रहा है कि हम आपको मारने के लिए आ रहे हैं। किसको? ब्राह्मण्स को और बनियों को, है ना, ऐसा कहता है ना, ब्राह्मण्स और बनियों की लॉबी चल रही है। इस तरह का सोसाइटी में चलता है, दीज आर द पर्सपेक्टिव। अब अगर इस तरह की ओपन खुली धमकी मिली तो इनको कौन बचाएगा? राइट, यहाँ पे क्या लिखा है, वी विल एवेंज, हम तुमसे बदला लेने आ रहे हैं, इस तरह की बात यहाँ पे की गई। यहाँ पे देखिए, ब्राह्मण भारत छोड़ो। अब ये बात खुलेआम अगर ऐसे लिखी गई है तो ऐसा माहौल ना बन जाए, यूजीसी के इस रेगुलेशन के बाद रिस्क इस बात का कि ऐसा माहौल बनना शुरू ना हो जाए, ये सबसे बड़ा इशू बन गया है। इसलिए S4 का गठन किया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी वो बात को, अपनी इस इनसिक्योरिटी को जाके एक्सप्रेस कर सके। ब्राह्मण भारत छोड़ो, इस तरह के नाउ all the things are written very openly. I hope ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर के अंदर the point is that कि फोकस हमने किया है जातिवाद के मुद्दे को लेके, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को लेके, यूनिवर्सिटीज का एंगल लेके, एंड किस तरह से पॉलिटिकल क्राइटेरिया को ले लिया गया है। इसमें एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन ये भी दिया गया है कि अब जैसे 2027 के अंदर अगर यूपी के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं तो अब ऐसा माना जाता है, ऐसा पॉलिटिकल मीडिया सब तमाम तरह की बातें हैं कि बीजेपी के लिए जो जनरल जो वोट बैंक है जनरल का, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी स्ट्रिंजेंट है, तो दे आर टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड। और अब वो नया बेस बनाना चाह रहे अपने पॉलिटिक्स के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, दैट इज SC ST OBC। अब वो चीज को ध्यान में रखते हुए यूपी के जो स्वर्ण जो लोग हैं, जो कि फ्रॉम द वेरी टाइम बिंग दे आर, डेटा कहता है, देयर इज अ पब्लिश डेटा ओवर देयर कि जनरल लोग ज्यादातर वोट करते हैं बीजेपी को। अब उनको दरकिनार करके कहीं ऐसा वो दूसरे वोट बैंक के लिए नहीं आ गए, तो उस बात को लेके ये भी कॉन्ट्रोवर्सी बढ़ गई है कि यूपी के कुछ लीडर्स है वो बीजेपी छोड़
रहे हैं, है ना, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा ना, उनको पसंद नहीं आ रहा कि यार हम तो स्वर्ण के लिए लड़ रहे हैं, ऊपर से हमारी ही सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह के प्रावधान लेकर आएगी, तो जाहिर सी बात है मे भी शायद वो इस बार योगी आदित्यनाथ को हराना चाहते हैं। तो मीडिया के अंदर कई तरह की थ्योरी चल रही है, हमारा काम उसके अंदर पढ़ना नहीं है, बट हमको एक पर्सपेक्टिव पता होना जरूरी है, दैट्स ऑल इट इज। एग्जाम में इस तरह की बातें नहीं आती, बट हमको एक नजरिया हमारा होना जरूरी है, इसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। आई होप यू फाउंड दिस लेक्चर वेरी इंटरेस्टिंग। दैट्स थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज खुशवंत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।